शुरू करते हैं जी। लास्ट टाइम अराउंड हम फॉरेन पॉलिसी को देख रहे थे। आज हम फॉरेन पॉलिसी वाला सेगमेंट उसको कंप्लीट करेंगे और फिर कल से हम प्री पार्टीशन को स्टार्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो इस ग्रुप में हैं, इस क्लास में, इन तमाम को कल से फ्री प्रोविजन है कि मेरे करंट अफेयर्स के जितने भी अभी रिमेनिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें कुछ टॉपिक्स तो की नेचर ज़रा ग्लोबल है, प्लस उसके साथ फिर डिटेल में कोई 18-20 डोमेस्टिक टॉपिक्स जो कि आपके हेल्पफुल होंगे यहाँ पाकिस्तान फेयर में, उसका भी सबको आईडी दे दिया जाएगा ताकि टाइमली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो सबको प्रोविजन जो है वो अवेलेबल होगी। जो अभी लेना चाहें अभी ले लें, जो बाद में लेना चाहें बाद में ले लें, वो सबके लिए। ओहो सॉरी यार, मैं माइक जो है वो पता नहीं कैसे मेरा उस पे लग गया। तो शुक्र है मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैं इधर उधर की इमरान खान की बातें कर रहा था। तो जो है वो शुक्र है कि मैंने लेक्चर नहीं शुरू किया, वो माइक को पता नहीं कैसे हाथ लग गया। ये भी लगता है कोई बैन अवी साजिश है कि मैं इमरान खान के मुतल्लिक को बात कर रहा था। तो जो है वो मैं बात ये कर रहा था कि मैंने मार्च के शुरू में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो है ना, अल्टीमेटली फायदा जो है ना वो इमरान खान को ही होगा, चाहे अदम एतमाद पास हो या ना हो। और रियल जो आईके है ना वो इमर्ज होगा 2022 से 2028 में, क्योंकि इतनी उसकी जिंदगी होनी। तो ये जो रियल इमरान खान है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नजर आना शुरू हो गया। यानी इतनी बड़ी बैन अवी साजिश है कि आईएसआई को नहीं पता, आईबी को नहीं पता, आर्मी को नहीं पता, इनको पता ही नहीं कि हमारे मुल्क के सियासतदान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिली भगत करके इस्लामी दुनिया के एक अजीम हुक्मरान को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता ही को नहीं। तो मैंने मार्च के शुरू में कह दिया था कि पिछला इलेक्शन जो है ना 2018 वाला,
वो लड़ा गया था इकोनॉमी चोर, इकोनॉमी चोर, इन चीजों पर। अगला 22 का हुआ या 23 का जो भी इलेक्शन हुआ, वो फॉरेन पॉलिसी पे लड़ा जाएगा। आजाद खारजा पॉलिसी, हम मेरे पाकिस्तानियों हम देंगे, वो कर देंगे। और लोग जो है वो पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे, लोग एक दफा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। इस तमाम चीज का फायदा एस्टेब्लिशमेंट को होगा। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पेशावर वर्सेस पिंडी में बटी हुई है, तो इमीडिएट जो फायदा है वो तो पिंडी को होगा, और इन द लॉन्ग रन वो भी पिंडी को ही होगा। क्योंकि आने वाली पार्लियामेंट में पीटीआई अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो तब भी कुछ ना कुछ सीटें तो निकालेगी, क्योंकि जाहिर है वोट बैंक तो लोगों में है। अगर पीएमएलएन के लोगों को अकल नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों को 50 सालों में भुट्टो जिंदा नजर आता है, तो पीटीआई के फॉलोअर्स को भी इमरान खान में हक सच अजीम मर्द मुजाहिद नजर आता है। तो सियासी शऊर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, हंग पार्लियामेंट बनेगी कि वो हंग पार्लियामेंट हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश रही है कि उस हंग पार्लियामेंट में फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चला सके। पेशावर साजिश हो, और इनको ना पता हो, इनको ना पता हो, इनको ना पता हो। असल तो लड़ाई है, बस वो अपने अपने अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, अपना अगला इलेक्शन सिक्योर कर रहा है। दैट्स इट। और उस इलेक्शन में मैक्सिमम सीटें निकालने की कोशिश होगी। दैट्स इट। ये गेम है सारी। अल्टीमेटली विक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की है। दैट्स इट। संडे को कुछ हो ना हो, ये छोटे मोटे टेलर ही हैं। अल्टीमेट फायदा एस्टैब्लिशमेंट का। दैट्स इट। मैक्सिमम सीट्स जो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि जितनी सीटें निकाल सके निकालने की कोशिश करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इनको हरवाएगी नहीं, बननी ही हंग पार्लियामेंट हो सकती, ये डिवाइड हो जाएंगी। फिर 61 सीट्स हैं गालिबन सिंध की, सारी की सारी तो नहीं, कुछ एमक्यूएम ले जाएगी, कुछ पीटीआई ले जाएगी। कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, उनको में तमाद आ जाएगा। सो दैट्स इट। सो अल्टीमेटली फायदा एस्टैब्लिशमेंट को। इमीडिएट फायदा तो ये है कि पेशावर न्यूट्रलाइज हो। पेशावर में बैठा शख्स जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, तो वो उसके एम्बिशंस को न्यूट्रलाइज करना, जिससे सारे तंग हैं। तो असल तो लड़ाई ये है, छोटी कैनवस की लड़ाई ये है। बड़े कैनवस की लड़ाई ये है कि पॉलिटिशियंस कभी भी डोमिनेट ना करें, तो इनको एक हंग पार्लियामेंट में रखो, बस दैट्स इट। तो ये मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं जुबानी बात कर रहा था, तो वो माइक जो है वो पता नहीं कैसे म्यूट हो गया।
सो इतनी बड़ी कोई इसमें सीरियस होने वाली बात नहीं है, इमरान खान को क्या हो जाएगा तो फलाने को क्या हो जाएगा, तो ये बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्टीमेटली पीछे आपकी इस्टेब्लिशमेंट है जो सब कुछ कर रही है, दैट्स इट। तो चीजों को इतना ज्यादा सीरियस होके हर वो शख्स जो इमरान खान के हक में अजीम एनालिसिस इस वक्त दे रहा है, या हर शख्स वो कि जो जमहूरी तरीके की नॉन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के हक में है या इमरान खान के खिलाफ है, सब पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, क्योंकि गेम तो कहीं पर और सेट हो रही है। चार्जिंग लगा हुआ मेरा, तो हमें क्लास चल रही मेरी। ओके जी, शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने दो बातें की थी। ये गाइडिंग प्रिंसिपल, एक तो जिना की स्टेटमेंट्स एंड स्पीचेस हैं जी, जो लास्ट टाइम अराउंड हमने बात की थी, और दूसरा आर्टिकल 40 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है। लगे अगर करे तो इसका मतलब है कि यूएन की रेजोल्यूशन से आप डिविएट कर रेजोल्यूशन, और प्लस आर्टिकल 40 में लिखा है कि हम ऑप्रेस्ड पीपल को हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो अगर आप इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो इट मींस कि आपके नजदीक पैलेस्टीनियंस ऑप्रेस्ड पीपल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ी ये एक पॉलिसी शिफ्ट होगी, और प्लस आपके आर्टिकल 40 से रूगर्दानी होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, सो आप नहीं कर सकते, प्लस पब्लिक प्रेशर की है तो बच्चों वाली बातें हैं कि पब्लिक प्रेशर आएगा तो ये होगा तो वो होगा। पब्लिक प्रेशर जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करना जो है वो पॉलिटिशियंस को और एस्टेब्लिशमेंट को आता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवेज, आगे बात हो रही थी फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पे। डिटर्मिनेंट्स लिखी हुई है, इसी में इनकॉर्पोरेट हो गई। फिर ट्रेडिशनल में ही आपका टेररिज्म, ये बड़े फ्रेमवर्क जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। फिर इसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, फिर आपका वाटर, फिर आपकी एनर्जी, बहुत से और क्लाइमेट, बहुत से और एस्पेक्ट्स नॉन ट्रेडिशनल में। अब जेन में तो आएगा कि इनका फॉरेन पॉलिसी से क्या क्या ताल्लुक है।
बिल्कुल ताल्लुक। पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप करंटली जिन डायनामिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ के लंदन समिट उसकी रोशनी में आप चल रहे हैं, उसके पैटर्न्स को आप फॉलो कर रहे हैं। आप अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारा फ्रेमवर्क आप कॉमनवेल्थ का फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो आ गया ना फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट। वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आपके इंडिया के साथ इश्यूज, फिर आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट जाना, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स साइन करना, ये सारा उसी फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि आप ये कह लेंगे ये तो आपके डोमेस्टिक है जी मसले, लेकिन अब इसी एक फ्रेमवर्क पे वो हमें 20 नंबर का सवाल भी दे सकता। यहां नीचे बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है आपने तो आपको सर्वेलेंस की भी जरूरत है। सर्वेलेंस चाहिए तो रडार सिस्टम के लिए आप फिर बड़ी बड़ी आर्म्स कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं। फिर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप दूसरे मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, सारी दुनिया करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक नेचर के इशू है, इसमें फिर दूसरी स्टेट्स के साथ भी आप इंगेज होते हैं। सो ये एक तो फ्रेमवर्क जेन वो आसान है, हर सीएसएस के स्टूडेंट के लिए ये आसान है, लेकिन उसको मैं कोरिलेट करूं कि इसका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी के साथ भी है। फिर इसी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ आपको जो कंसर्न्स हैं उनको हाईलाइट करना इंटरनेशनल फोरम्स पे कि देखें जी इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इसकी वजह से हमें इशू आ रहे हैं, तो भी फॉरेन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क जब आप फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में रीजनल सिक्योरिटी को भी आपकी फॉरेन पॉलिसी में जो है वो स्पेस दी जाती है। रीजनल सिक्योरिटी, रीजन के इश्यूज क्या है, ये रीजनल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है जो आपकी फॉरेन पॉलिसी में आप बार बार अफगानिस्तान से रिलेटेड जो आपके कंसर्न्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। वरना आपको क्या, एक दूसरा मुल्क है वो जो मर्जी करता फिरे, लेकिन इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में, वो रीजन के लिए इंस्टेबल एनवायरनमेंट, पीसफुल अफगानिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान, बड़ा मशहूर स्लोगन है जी। पिछले 2 डेकेड्स में हम इसको लेके चल रहे हैं, पीसफुल अफगानिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान। फिर रीजनल सिक्योरिटी में अब ट्रेडिशनल तो नहीं है सिर्फ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अब वो चाहे ईरान की तरफ से हो, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे इंडिया की तरफ से हो, चाहे अरेबियन सी की तरफ से हो, रीजन का एक इशू। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यही स्टेट्स के साथ आपके बॉर्डर्स जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज होते हैं जी। फिर रीजनल सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल भी है। रीजन कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है, रीजन में ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप फ्री कॉरिडोर प्रोवाइड करते रहे अफगानिस्तान को, इंडिया को, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट, एप्टा कहते हैं उसको, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2012 का हुआ था। इंडिया से अफगानिस्तान चीजें जानी, अफगानिस्तान से इंडिया चीजें जानी, तो भी रीजन में ट्रेड को फैसिलिटेट करने का एक
वो भी रीजनल सिक्योरिटी में। फिर रीजन की पावर्टी, आईजी मिल के काम करें इस पे। रीजन का एनर्जी क्राइसिस, इस पे सार्क के फोरम से आप एग्रीमेंट्स करते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स करते हैं। गो के उन पे कंप्लायंस को ज्यादा नहीं है, लेकिन करते तो हैं, फॉरेन पॉलिसी में एंगेज होते हैं ना जी आप। फिर इसी तरह सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। कुछ ग्लोबल कॉमन्स, उन ग्लोबल कॉमन्स के लिए आप दुनिया के साथ मुख्तलिफ समिट्स में इंगेज होते हैं, आप ट्रीटीज साइन करते हैं। वो क्लाइमेट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो किसी भी वेपन की प्रोडक्शन के ना होने से उसकी रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। वेपन के यूजेज जैसे क्लस्टर एम्यूनेशन, उससे रिलेटेड हो सकती हैं। वो पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड हो सकती हैं। सो सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ नेशनल नहीं है, बल्कि वो रीजनल भी है और वो ग्लोबल भी है। ये वाला फ्रेमवर्क खास तौर पे अगर हमें कोई ऐसे आ जाए और सीधा सीधा ऐसे हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कॉलन, इस्लामिक कॉलन वो कह दे आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑप्शंस, सपोज इस तरह कैसे दे तो वो सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ यहाँ नेशनल सिक्योरिटी तक ना रख देना, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे रीजनल भी हैं, ग्लोबल भी। तो जरा फ्रेमवर्क ऐसे जरा फैल जाएगा, बड़ा फ्रेमवर्क हो जाए। तो हम कह सकते हैं जनाब कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स ग्लोबल भी हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं। और पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन कंसर्न्स को हाईलाइट भी करता है और उसमें उनको सॉल्व करने के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन भी करता है बाय अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन, नो वायलेंस, पीसफुल सेटलमेंट, ब्ला ब्ला, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके। उसी फ्रेमवर्क में देखें जी, हम ग्लोबल लेवल पर भी काम करते हैं, हम रीजन में भी चीजों को हाईलाइट करते हैं, नेशनल लेवल पर भी करते हैं। सो ये सारे, इनमें वो 20 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। अगर ऐसा फ्रेमवर्क हो तो एक जो सीरियस स्टूडेंट है सीएसएस का, वो इजीली इसको एक्सपैंड कर सकता, कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं। फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी है जी। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इकोनॉमी की कंसोलिडेशन, इसके लिए स्टेट्स, अगर हम 19th और 20th सेंचुरी की तारीख उठा के देखें तो स्टेट्स इंटरडिपेंडेंस पे भी की पॉलिसी पे भी चलती हैं कि दूसरी स्टेट्स के साथ मिलजुल के चलें। बट लार्जली ज्यादातर 19th और 20th सेंचुरी में हमें मर्केंटाइलिस्ट, मर्केंटाइलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, कि जनाब अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो, ये लेट 19th सेंचुरी में भी यूरोप के कंट्रीज करती रही हैं, ये थ्रू आउट कोल्ड वॉर भी होता रहा है जी। स्टेट्स और टर्की की पॉलिसी भी चलाती रही हैं जी, और टर्की कि हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे जी, सेल्फ सफिशिएंट, हम किसी के साथ कुछ ज्यादा उस पर रिलाय नहीं करेंगे जी। लेकिन ऐसी चीजें मर्केंटाइलिज्म की, प्रोटेक्शनिज्म की और टर्की की, ये वो स्टेट्स कर सकती हैं जिनके पास कैपिटा भी हो, सरमाया भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, लेबर भी हो, रॉ मटेरियल भी हो, वही कर सकते हैं। और फिर
वो दुनिया के साथ ट्रेड भी करने की कैपेसिटी में हो, डिस्पाइट अपनी मर्केंटाइलिस्ट टेंडेंसी के मौजूद, यानी उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो कि वो मर्केंटाइलिस्ट भी नहीं लेकिन ट्रेड भी कर रहे हैं दुनिया के साथ, अपनी चीजें तो भेजें, दूसरों से ना लें। हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली ये सारे एलिमेंट्स इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के ये एक साथ अवेलेबल कभी नहीं हुए हमें। सो हमें तो दुनिया के साथ हर दौर में इंटरडिपेंडेंट होना ही पड़ना था। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन कभी भी कोई स्टेट अगर करती है तो उसके पास एक ऑप्शन तो होती है कि वो अपनी इंडस्ट्री के जरिए अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करे। और जाहिर है हम तो बात कर ही रहे, ये ऑटर्की और इन चीजों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही कर रहे हैं कि जनाब दूसरों के साथ मिलके चलना। फॉरेन पॉलिसी में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आप फिर टेक्नोलॉजी, फिर ट्रांजिट, ट्रांजिट ट्रेड, राहदारी की तजारत, राहदारी की तजारत में आप दूसरे मुल्क के साथ एग्रीमेंट्स में आते हैं, जिस तरह इजिप्ट हो गया, पनामा हो गया, सिंगापुर हो गया, जिस तरह हमारा अब सी पैक हो गया। इनके साथ साथ फिर एड भी, फॉरेन एड भी, ये मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो स्टेट्स यूज करती हैं अपनी इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इन तमाम में पास्ट में ज्यादा रिलायंस फॉरेन एड पे रहा है। इस रिलायंस की वजह से हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए, ज्यादातर हमारा फॉरेन एड पे तवज्जो रही। वो फॉरेन एड कभी एजुकेशन के सेक्टर में आ जाए, कभी हेल्थ के सेक्टर में आ जाए, ठीक है जी, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाए, ज्यादातर हम फॉरेन एड पे ऑपरेटिव रहे। फॉरेन एड के कॉन्टेक्स्ट में आप फिर आपकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी वो कंप्रोमाइज ही रहती है जी। आप कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपके एनुअल बजट में मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स में आप खुद तो पैसा नहीं पूरा लगा सकते, तो आपको फॉरेन एड चार आ रही होती है जो आप पैसा लगाते हैं। वो कभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी हो सकती है, कभी यूनिसेफ की तरफ से भी हो सकती है, कभी वो किसी एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ से भी हो सकती है, किसी कंट्री की तरफ से भी हो सकती है। सो हम ज्यादातर अपने तारीख में हम इस फॉरेन एड पे ही ऑपरेटिव रहे, इस पे काम करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन पे फोकस नहीं किया। इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमने रशिया के साथ बड़े एग्रीमेंट्स किए। पाकिस्तान स्टील मिल्स ये रशिया की कोलैबोरेशन के साथ लगी, सही है जी। इसके बाद 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा जी। जी, अब यहाँ इंडस्ट्री में हमने ये नहीं करना कि हमने बताना है कि अयूब ने क्या किया, भुट्टो ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ये बता रहे। ये तो डोमेस्टिक होगी ना जी। आपका टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी का, कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट के तौर पर आपने मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स के साथ क्या जो है वो प्रोविजंस डेवलप की, ये देर में रखिएगा जी। भुट्टो ने नेशनलाइजेशन कर दी, फिर जी प्राइवेटाइजेशन हो गई, मैं इन चीजों का यहाँ कोई जिक्र नहीं, जरूरत ही नहीं। यहाँ बात फॉरेन अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स या फोरम्स के साथ आपने इंटरेक्शंस की और उसके जरिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की, या प्रोजेक्ट्स आप लेके आए, लगाए। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट की, कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को जो कि पेस्टिसाइड्स,
फिर सीड्स, फर्टिलाइजर्स। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ लेके आए। हाँ, यानी कि लगे इंस्टॉल तो हमारे डोमेस्टिक सेटअप में ही हुए, लाइसेंसिंग दी आपने, टेक्नोलॉजी लेके आए, उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपने अपने ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स डेवलप करवाने की कोशिश की, जिसमें आप काफी हद तक कामयाब हुए। तो ये टेक्नोलॉजी आप लेके आए ना जी मुल्क में, खुद ब खुद तो नहीं बन गई। फिर आपने डैम्स बनवाए, आपके डैम्स वर्ल्ड बैंक ने बनाए, तरबिला का भी, मंगला का भी। वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया उसने ज़ाहिर। यूएनडीपी के 1960s में यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशंस की, बैराज बनाए। बड़ी एग्जांपल उसकी कोटरी बैराज है, उसकी वजह से आपकी जो है वो साउथ के एरियाज जो है वो आबाद हुए। तो स्टेट्स करती हैं ये, स्टेट्स हमारे जैसी स्टेट जिसके पास मुकम्मल कैपिटा, टेक्नोलॉजी, लेबर, रॉ मटेरियल, इनमें से कुछ में कोई एस्पेक्ट नहीं होते, तो आपको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम आ जाएं तो 3G 4G थाईलैंड से हम बोरो करके लाए 2014 में। अभी 4G का नेटवर्क आप फैला रहे हैं, लेकिन 5G भी अब आप चाइना के साथ इंटरेक्शन में एंगेज हो रही हैं। सो टेक्नोलॉजी भी लेके आए, सारे इंटरेक्शंस की आपने स्टेट्स के साथ। ट्रांजिट के कॉन्टेक्स्ट में ये हमने बहुत लेट इसको रियलाइज किया। राहदारी की सियासत, अपने जियो स्ट्रेटेजिक जो हमारा सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको सीपैक की सूरत में रियलाइज किया। लेट किया हमने इसको, ट्रांजिट को, लेकिन इसको भी हम करना शुरू हो गए। सो हर दौर में हम मुख्तलिफ प्रोविजंस जो हैं उनका इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी की कंसोलिडेशन के लिए करते आ रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट हैं, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू हैं, इनको एड्रेस करने के लिए फिर आप कभी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली कंट्रीज उनसे माली मावनत लेते हैं, कभी आप IMF से लोन लेते हैं। तो ये आप इंटरेक्ट करते हैं ना जी दूसरे स्टेट्स के साथ या फोरम्स के साथ। इन चीजों से इकोनॉमी कंसोलिडेट तो नहीं होती, लेकिन इन चीजों की वजह से आप इकोनॉमी को ब्रीदिंग स्पेस तो प्रोवाइड कर देते हैं। ये बात समझ आ रही है जी, कि जब फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी को लिखना है तो बातें इनमें कोई भी नई बात तो कोई भी नहीं है, कोई हमने कोई ग्रैंड आर्गुमेंट तो नहीं दिया है, बस जो है वो लिखने का स्टाइल जो है वो भाई फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स की डायनामिक्स में ही बात करनी है। फिर इसी तरह तीसरा एस्पेक्ट, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये साथ साथ सेव कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो कि नेट चला जाए तो ये सबको खत्म हो जाता। मैं ही सेव कर लेता हूँ साथ साथ। अच्छा भी आइडियोलॉजी तो नजरिया पाकिस्तान है। नजरिया पाकिस्तान तो आपने अपनी स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, उसका आपने प्रचार करना ना। आपने अपने करिकुलम के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, अपने लर्नेड पीपल के जरिए, यूनिवर्सिटीज के जरिए, उलमा के जरिए आपने अपने लोगों को बताना है कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया, मकसद क्या है जी पाकिस्तान बनाने का। ये तो आपका अंदरूनी मामला, इसका फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या ताल्लुक? सो बिल्कुल ताल्लुक है। स्टेट्स अपना पर्पस इसको कम्युनिकेट करती हैं, दुनिया को बताती हैं कि हम कैसे बने, हमारी वैल्यूज क्या हैं,
हमारी ट्रेडिशंस क्या है, हमारी बुनियादें क्या हैं, स्टेट्स बताती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स के जो काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, उनमें प्रोग्राम्स किए जाते हैं जी। बताया जाता है कि हमने आजादी कैसे हासिल की, हमारी वैल्यूज क्या हैं। तो ये दुनिया को आपको बताना पड़ता है। ऐसी तमाम स्टेट्स जो किसी ना किसी वॉर से इंडिपेंडेंट हो रही होती हैं, खास तौर पे, या किसी ना किसी आइडियोलॉजी की बेस पे बन रही होती हैं, नजरियाती तौर पे बन रही होती हैं, वो दुनिया को बताती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, जिसमें उनके एम्बेसडर्स यानी उनकी एम्बेसीज वो अपना कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले कर रही होती है कि हमारे मुल्क का पर्पस क्या है, इसके असास क्या है, इसकी बेसिस क्या है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ये हम नहीं करते, सब करते हैं। तो ये सोच लेना सिर्फ कि नजरिया पाकिस्तान तो आपका अंदरूनी मामला है, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, बताना पड़ता है। इंडियंस हाईलाइट करते हैं। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले का जो फ्रेमवर्क है, जो अपनी सेकुलरिज्म की टेंडेंसी है, उसको इंडियन एम्बेसीज, इंडियन फॉरेन ऑफिस उसको हाईलाइट करता है। समझ आ रही जी? और उन पर्पसेस, उन वैल्यूज को फिर आप को रिलेट करते हैं कि अगर दुनिया में ऐसा ही कहीं और हो रहा है तो आप उन वैल्यूज और पर्पसेस को फॉर देयर इंडिपेंडेंस, फॉर राइट्स, उसको सपोर्ट करते हैं फिर को रिलेट करके। इसीलिए दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, अगर ये कहीं पर इन्वोक हो रहा है तो सपोर्ट करती हैं। अगर कहीं पर मिलिटराइजेशन है, अगर कहीं पे कॉलोनाइजेशन है, या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो तीन बुनियादी प्रिंसिपल के जिसके तराजू में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वैलिड हो जाता है, लीगल हो जाता है, तो जहां ये लीगल हो जाता है स्टेट्स उसको सपोर्ट करती हैं, हाईलाइट करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। सो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करते हैं। सब अपनी पर्पस, अपनी वैल्यूज, अपनी ट्रेडिशन, अपनी क्रिएशन उसको हाईलाइट करती हैं, बताती हैं दुनिया को। ये सिर्फ डोमेस्टिक मैटर नहीं है। बात समझ आ रही है जी? तो ये तीन बड़े एस्पेक्ट्स के जिनका स्टूडेंट को, कि भाई हमारी, आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वन वे और दी अदर वो डेवलप हो रहा होता है, इंडिटर्मिनेंट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। अब बहुत सारे कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं जी। तो किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन जाहिर है वो करंट अफेयर में भी पूछ सकता है, वो पाकिस्तान अफेयर में भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में तो किसी भी कंट्री के साथ आपके रिलेशन हैं उनको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ रिलेशन है आपके, उनके मुतालिक जो है वो सबके मुतालिक आपको देखें जी। रिलेशंस, कभी भी कोई स्टेट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है ना जी, उसको ओवरलुक करके कभी भी रिलेशन सेट नहीं कर सकती। सो पहली चीज, किसी भी स्टेट को अपने फॉरेन रिलेशंस को डिटरमिन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि उसको वर्ल्ड व्यू, उस अहद का, उस दौर का वर्ल्ड व्यू क्लियर हो।
पावर, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके फॉरेन रिलेशंस पे उसकी गहरी छाप होती है। जब आप कोल्ड वॉर में थे तो दुनिया बाइपोलर थी, लूज थी या टाइट थी, लेकिन बाइपोलर थी, दो पावर्स थी। तो उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जैसी स्टेट्स की फिर चॉइसेस डिटरमिन होती हैं। आज जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उसमें आप एक नॉन पोलर वर्ल्ड में है, जो कि वाज़ह तौर पर एक मल्टीपोलर भी नहीं, एक नॉन पोलर वर्ल्ड है। इस नॉन पोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान के ऑप्शन चॉइसेस अकॉर्डिंगली डेवलप होनी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी स्टेट के साथ रिलेशंस, उन रिलेशंस को आप 1947 से लेके टिल डेट इग्नोरिंग वर्ल्ड व्यू आप समझ जाएं, पॉसिबल नहीं है। सो पहली चीज तो किसी भी रिलेशंस को समझने के लिए किसी भी स्टेट के साथ, कि उनमें वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, रिजिड या फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ये चीज ज़हन में रखना जरूरी है। आज इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो नॉन पोलर वर्ल्ड है। नॉन पोलर वर्ल्ड से मुराद ये है कि जो मेजर पावर्स हैं ये आपस में कंपटीशन में एंगेज हैं। तो ये तो पहले भी कंपटीशन में एंगेज होती थी, अब ये कंपटीशन है कि वीक या स्मॉल स्टेट्स, इनको अब आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, बल्कि अब आप जो जितना ज्यादा इनको फैसिलिटेट करेगा उसका उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। किसी भी तरह की मल्टीपोलर वर्ल्ड में या बाइपोलर वर्ल्ड में स्टेट्स, बड़ी मेजर स्टेट्स छोटी स्टेट्स को, वीक स्टेट्स को प्रेशराइज करती हैं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इस नॉन पोलर वर्ल्ड में जिस वक्त हम मौजूद हैं, ये इसके डायनामिक्स बदल गए। अब इसमें स्मॉल एंड वीक स्टेट्स, इनके पास चॉइसेस बढ़ गई। अब ये मेजर पावर की तरफ ध्यान नहीं देती, रुख नहीं करती कि भाई हमें सपोर्ट करो, बल्कि मेजर पावर्स खुद रीजन्स में फैसिलिटेशन के रोल प्ले करने के लिए पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा फैसिलिटेट करेगा उसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। सो डायनामिक्स बदल गई फॉरेन रिलेशंस के। सो एक चीज तो ये कि ये वर्ल्ड व्यू का फ्रेमवर्क ज़हन में होना जरूरी है कि आप जिस अहद में हैं, जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर का वर्ल्ड व्यू क्या है वो मद्देनजर रखना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी स्टेट के साथ रिलेशंस में इस वर्ल्ड व्यू, ये तो है ही है, लेकिन किसी भी स्टेट के साथ रिलेशन में कोई सी दो स्टेट्स के दरमियान कोई ना कोई डोमिनेंट आइडिया, कॉन्सेप्ट, वो हमें उनके रिलेशंस को समझने में बेहतर मदद कर देता। अगर हम वर्ल्ड व्यू क्लियर है और किसी भी स्टेट के साथ रिलेशन में वो डोमिनेंट आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है फिर रिलेशंस को पढ़ने के लिए। पहली रिकमेंडेशन तो वही अब्दुस्तार की किताब है कि उस किताब से आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कंसाइज हिस्ट्री, कि उस किताब के जरिए आप एक ब्रीफ हिस्ट्री, कब कब क्या क्या होता रहा, उसको तो एक दफा गो थ्रू जरूर करें। सही है जी। नहीं, पास्ट में तो कभी नहीं हुआ जी, ये तो आइडिया ही अभी 21st सेंचुरी में ही इसको डेवलप किया गया। सो एक तो इसको गो थ्रू करें हर हाल में, ये तो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। अब मैं बारी बारी तमाम कंट्रीज के साथ जो डोमिनेंट आइडिया
जो उनके रिलेशन को पाकिस्तान के साथ हमें डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो खास तौर पे कंट्रीज के जो इस पेपर के लिहाज से मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। मसलन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो सिक्योरिटी डायलेमा, पाकिस्तान का सिक्योरिटी डायलेमा वो हमेशा एक डोमिनेंट कॉन्सेप्ट, आइडिया, फीचर रहा है। अब जाहिर है जब हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में थे तो हमने सिक्योरिटी डायलेमा को अकॉर्डिंगली एड्रेस किया। अब हम एक नॉन पोलर वर्ल्ड में है तो इस सिक्योरिटी डायलेमा को अकॉर्डिंगली एड्रेस जो है वो करेंगे। ये फर्क आएगा कि हमने कैसे एड्रेस किया, लेकिन किया एड्रेस सिक्योरिटी डायलेमा को। पाकिस्तान बीइंग अ वीक स्टेट, स्मॉल स्टेट, उसको हमेशा एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट रहा है फ्रॉम इंडिया, एक सिक्योरिटी डायलेमा रहा है। उसी को एड्रेस करने के लिए कभी आप यूएस की तरफ रुख कर गए, कभी आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। सही है जी। वो डायलेमा आपको इंडिया के साथ मुकम्मल कॉपरेशन से रोकता है कि अनलेस एंड अनटिल हमारे की इश्यूज, ऐसे की इश्यूज कि जो हमारे डायलेमा को न्यूट्रलाइज करें, सर क्रीक, सियाचिन, कश्मीर, ये जब तक ये की इश्यूज न्यूट्रलाइज, ये एड्रेस नहीं होंगे तो ये सिक्योरिटी डायलेमा न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। सो सिक्योरिटी डायलेमा हर दौर में, हर अहद में हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है जी। यूएस की तरफ आ जाए तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये हर दौर में हमारे रिलेशंस को डिफाइन करता रहा है। कभी हम उनके साथ कन्वर्जेंस कर लेते हैं 1950 से लेके 62 तक, कभी फिर डाइवर्जेंस हो जाती है, फिर कन्वर्जेंस हो जाती है, फिर डाइवर्जेंस हो जाती है, फिर कन्वर्जेंस हो जाती है, फिर टिल डेट फिर डाइवर्जेंस हो जाती है। सो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस फेज में, एक है हम कोल्ड वॉर में अलाइ बने रहे, इस फेज में हम चाइना और रशिया के साथ डिफरेंसेस बने हमारे, यूएस के साथ तो हम चाइना रशिया के साथ इस फेज में हमारी इंटरेक्शंस बनी, रशिया के साथ कम बनी, चाइना के साथ ज्यादा बनी। इस फेज में अफगान वॉर की वजह से दोबारा फिर इंटरेस्ट। जुड़ गए। इस फेज एंड डाइवर्जेंस रिलेटेड टू पॉलिसी नहीं है, ये रिलेटेड टू ओपिनियन है। आप क्या समझती हैं चीजें कैसे सॉल्व हों और यूनाइटेड स्टेट्स कैसे समझता है। तो कभी जो आप समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स समझता है वो आप सेम पेज पे हो जाती है, और कभी आप समझते हैं कि आपकी ओपिनियन में मसला, अफगानिस्तान का मसला आप किसी और तरह समझते हैं कि हल हो, यूनाइटेड स्टेट्स किसी और तरह समझता है हल हो। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक डोमिनेंट फीचर है, आइडिया, कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस को समझ सकते हैं। चाइना मोस्ट नेचुरल अलाय, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के इंटरेस्ट को कंप्लीमेंट करते हैं, हर दौर में करते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा। हाँ, थोड़े बहुत इशू सी पैक के बन गए, लेकिन ओवरऑल आपके पास जियोग्राफी है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाइना के पास इकोनॉमी है।
सो आपको पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है और चाइना को जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एरियाज चाहिए अपनी ट्रेड के लिए, अपने इन्फ्लुएंस के लिए। सो जो आपके पास है वो चाइनीज के पास नहीं, जो चाइनीज के पास है वो आपके पास नहीं। सो ये मोस्ट नेचुरल लाइक के तौर पर, खास तौर पर हमें पास्ट में तो है ही है, 21st सेंचुरी में भी ये हमें नजर आते हैं। यही वजह है कि डिस्पाइट कम्युनिस्ट रजीम थ्रू आउट कोल्ड वॉर, डिस्पाइट कम्युनिस्ट रजीम, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कंपैटिबिलिटी के चलते हैं। ठीक है जी। सो इट्स क्वाइट इजी चाइना के साथ जो आपके रिलेशंस है उनको समझने के लिए। एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड, तो रशिया के कॉन्टेक्स्ट में जो डोमिनेंट आइडिया समझने वाला है वो है फ्रॉम हाइफिनेटेड टू dehyphenated foreign policy, from hyphenated to dehyphenated foreign policy. रशिया थ्रू आउट कोल्ड वॉर और हम भी हाइफिनेटेड फॉरेन पॉलिसी पे चले कि अगर रशियंस इंडियंस के करीब हो रहे हैं तो हम रशियंस के करीब नहीं होंगे जी। सही है जी। और अगर पाकिस्तान यूएस के करीब हो रहा है तो रशियंस हमारे करीब नहीं होंगे जी। सो एक हाइफिनेटेड फॉरेन पॉलिसी कि किसी भी स्टेट के साथ रिलेशंस इस प्रोटेक्स्ट में कि किसी दूसरी स्टेट के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में हमें हाइफिनेटेड से डीहाइफिनेटेड, रशिया इंडिया के साथ भी इंगेजमेंट्स में है, पाकिस्तान के साथ भी एंगेजमेंट्स में। 2014 में डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर हमने क्राइमिया पे वोट नहीं किया, हमने रशियंस को अगेंस्ट नहीं बोले। तो 2014 में फिर साजिश हुई, आर्मी साजिश हुई, जिसके तनाजुर में 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी आलमी ताकतों ने कि ये क्यों नहीं रशिया के खिलाफ बोला। ये फजूल बातें जो है वो चूरन बेच रहा है। इस मुल्क पे अल्लाह का सबसे बड़ा जो अजाब है वो बादियों नजर में 1992 का वर्ल्ड कप है। ये कमबख्त हमें नहीं जीतना चाहिए था। ये इस मुल्क की तारीख पे अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब। ईस्ट पाकिस्तान का अलहदा हो जाना, एपीएस के बच्चों पे अटैक हो जाना, इनसे भी ज्यादा बड़ा इशू जो है वो इस मुल्क का वो 92 का वर्ल्ड कप का जीत है हमारी। ये बहुत बड़ा अजाब है अल्लाह का इस मुल्क पे। यानी 2009 में भी हमारे एक कप्तान ने वर्ल्ड कप जीत के लाके दिया हमें, 2017 में भी एक ने इंडिया को हराया फाइनल में। लेकिन 92 वाला पता नहीं क्यों भाई जो है वो, खैर। तो ये भी साजिश थी 2014 में, क्राइमिया नेक्स्ट किया था रशिया ने, यूएन की दिया था वो, रेजोल्यूशन पास हुई रशिया के खिलाफ जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, जनरल असेंबली में। लेकिन पाकिस्तान ने उसमें वोट नहीं किया, ना हक में ना अगेंस्ट। तो अभी भी तो हमने यही किया, हमने रशिया का विजिट किया, हमने ना यूक्रेन के हक में बोले ना अगेंस्ट बोले। लेकिन अब आलमी साजिश होगी तो फिर उस वक्त भी आलमी साजिश हुई होगी।
ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ आपके रिलेशंस तो चलते आए हैं, लेकिन ये एक मिक्स्ड जो है वो आपको नजर आती है टेंडेंसी। डिस्पाइट एनी इकोनॉमिक इशू, डिस्पाइट लेबर इशू, डिस्पाइट डिफरेंस ओवर कश्मीर के जी सपोर्ट नहीं किया जी हमें। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारे उसके साथ रिलेशंस हर दौर में कंपैटिबल रहे, हर दौर में। क्योंकि हमारी ट्रेड उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमारी लेबर कनेक्टेड रही है और है, तो इसीलिए फिर हम ईरान के इशू पर कभी भी आउटराइटली ईरान को सपोर्ट नहीं करते। अगर कंडेम नहीं करते तो हम सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि किंगडम हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम चीप ऑयल भी लेते रहे। सो एक मिक्स्ड जो है वो टेंडेंसी हमें नजर आती है किंगडम के साथ रिलेशन में, लेकिन बीइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो हर दौर में किंगडम हमारे लिए और हम किंगडम के लिए रहे। इसकी छोटी मोटी एग्जांपल्स भी आपको बता देते हैं। जब पहली दफा 1995-96 में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो किंगडम ने भी सपोर्ट किया तालिबान को, पाकिस्तान ने भी किया। जब 2001 का अफगानिस्तान का अटैक था, किंगडम ने भी सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने भी किया। 2003 का इराक का अटैक था, किंगडम भी साइलेंट रही, पाकिस्तान भी साइलेंट रहा। 2007 का अमेरिका का ईरान का पॉसिबल अटैक था, किंगडम ने भी रिजेक्ट किया, पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि वो 2003 के इराक के कॉन्सिक्वेंसेस रीजन में देख चुके थे। तो अगर ईरान में भी अमेरिकन ट्रूप्स आई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो रीजन पे पड़ेंगे। सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो हमें सेम पेज पे नजर आती है किंगडम की और पाकिस्तान की। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ऐसे डोमिनेंट आइडियाज आपके लिए रिलेशंस को समझना, अंडरस्टैंड करना आसान कर देते हैं। और फिर आ जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा जो डोमिनेंट आइडिया है उसको कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा, मिसट्रस्ट। 1947 से 79 तक ग्रेटर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान इस आइडिया को सपोर्ट करता था। ड्यूरन लाइन पर हमारे इश्यूज बने रहते थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 1974 में ट्रेड की डील्स भी हुई, लेकिन एक स्केप्टिक रिलेशंस चलते रहे, स्केप्टिसिज्म चलता रहा। स्टेट टू स्टेट, पीपल टू पीपल बात नहीं हो रही, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। इवन 1979 से 88 तक हमने बड़ा प्रोफाउंड रोल प्ले किया रशियन इन्वेजन को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ये स्केप्टिसिज्म एड्रेस नहीं हुआ। 88 से 92 तक डिफरेंट फैक्शंस को कभी पिंडी में इकट्ठा कर, कभी पिशावर में इकट्ठा कर एड्रेस करने की कोशिश की, ये स्केप्टिसिज्म एड्रेस नहीं हुआ। फिर 95 से 2001, 96 से 2001 तालिबान गवर्नमेंट को एक प्रो पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट की, मॉरल भी की, डिप्लोमेटिक भी की, लेकिन 2001 में तालिबान गवर्नमेंट भी जो है वो स्केप्टिक रही कि उन्होंने पाकिस्तान के जी हैंड ओवर कर दो बिन लादेन को या उसको एग्जिट करवा दो आप, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। 2001 से लेके 2020 की गवर्नमेंट्स के साथ भी ये स्केप्टिसिज्म चलता रहा। पाकिस्तान एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो आपके रेफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में, हर जगह पाकिस्तानी जाके अफगानिस्तान में काम करते रहे, यहां पर अफगानियों को सपोर्ट करते रहे हम, लेकिन ये स्केप्टिसिज्म कभी एड्रेस नहीं हुआ, मिसट्रस्ट हमेशा चलता रहा। और यही जब 2021 में इवन तालिबान आ गए
तो तब भी ये स्केप्टिसिज्म एड्रेस नहीं हुआ, बॉर्डर ड्यूरल लाइन के इश्यूज फिर डेवलप हो गए। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी, जो फैमिलीज के लेवल पे वो तो है ही है, लेकिन जनरल पब्लिक का उसमें भी ये मिसट्रस्ट और ये प्रिजनर्स डायलेमा कि पाकिस्तान जितने भी अच्छे इनिशिएटिव ले ले तो अफगान उसको मिसट्रस्ट से देखते हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले इनिशिएटिव पाकिस्तान उनको मिसट्रस्ट से देखता है। सो प्रिजनर्स डायलेमा एक इंपॉर्टेंट जो आप कहने के फ्लेवर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस को जो है वो समझने के लिए। ये कुछ वो मेजर रिलेशंस के जो इस पेपर के लिहाज से शायद उनको इम्पोर्टेंट हो, तो उनका एक फ्रेमवर्क जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क वो मैंने आपको समझाने की कोशिश जो है वो की है। वो मुझे आता नहीं है यार ईरान, मुझे ईरान का पता नहीं कहाँ पे है, ये क्या मुल्क है कोई? अब मुझे नहीं पता, बस हम कल ही आजाद हुआ ना, तो मुझे पता नहीं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पुरानी बात होगी ना जी, और उसको भी अफगान फिर स्केप्टिसिज्म से देखते हैं ना कि अब कोई आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव नहीं कर रहे, लेकिन अफगान ये समझते हैं हर दौर में कि भाई आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ पर मौजूद हैं, आप प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, आप अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज नहीं आ रहे। अफगान समझते हैं चाहे आप ना भी कर रहे हो, तो प्रिजनर्स डायलेमा। 2001 से तो बिल्कुल नहीं कर रहे। एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में आपने पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर का पेपर एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देना है, अखबारी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स की उनकी बुनियाद पर नहीं देना। हाँ, अखबार के ओपिनियंस में से आपको, जब आप ओपिनियंस को पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो वहां आपको ये नहीं मिलता कि कल शब पाकिस्तान के फौजी अफगानिस्तान में दाखिल हुए और उन्होंने ऑपरेशन किया और वापस आ गए। कई दफा हुआ ऐसा, आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, ना उनके हवाले देने की जरूरत है। एकेडमिक बात करनी है, किताबी बात करनी है, किताबी कॉजेज बतानी है, किताबी सोल्यूशन बतानी है। अगर बहुत दिल कर रहा है कि नहीं मैं सच बोलूं, तो वो पेपर दे के आके बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होके वो अपने आप को सुना दीजिएगा। जब आप पेपर में लिखें या इंटरव्यू में बात करें, तो वो वही जो अखबारों यानी कि ओपिनियंस में है, आर्टिकल्स में है, किताबों में है, उन्हीं को रेफर करना है आपने। अब जो ना मैंने ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अपने पास से तो नहीं टर्म निकाली, सिक्योरिटी डायलेमा, मोस्ट नेचुरल है, डी हाइफनेटेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रिजनर डायलेमा को मैंने तो नहीं निकाली ना, आर्टिकल्स में मौजूद है, ओपिनियन में मौजूद है कि जहां जी कि ये डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट आइडिया है इन स्टेट्स के साथ रिलेशंस को समझने के लिए। तो ज्यादा अपने अजीम एनालिसिस बनाने की जरूरत कोई नहीं है, जो लिखा हुआ, जो मौजूद है, उसी को समझना है। मुशर्रफ का टिल्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है दोनों की तरफ, दोनों का, खासतौर पे पाकिस्तान का, कि मिल के वॉर ऑन टेरर में एक पॉलिसी वाइज तो कोई इशू नहीं रहा, ओपिनियन वाइज भी कोई इशू नहीं रहा, तो कन्वर्जेंस होगी। हाँ जी, अभी डाइवर्जेंस चल रही है सिंस 2011, एक डाइवर्जेंस ऑपरेटिव है दोनों स्टेट्स के रिलेशन में। सो ये एक फ्रेमवर्क कि इनमें से किसी एक, वैसे तो ये मैं सारा करंट अफेयर में करवाता हूँ, लेकिन ये आखिरी आखिरी सेशन है, तो जी पाक फेयर वालों को भी हम बता देते हैं कि ये इन फ्रेमवर्क्स में से कोई एक भी सवाल आ गया, तो उसको फिर जो आपने पुर करना है, तो वो ये अब्दुस्तार की किताब एक दफा जरूर देख लें।
एक दफा इसकी रीड जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के मसले भी हल कर देगी। किसी भी आप इंटरव्यू में बैठे होंगे और वो आपसे पूछ ले कि जनाब शिमला में क्या हुआ था जी, शिमला एग्रीमेंट में 1972 के, तो आप वहां ये तो नहीं सोचेंगे हैं ये हमारे किसी टीचर ने तो पढ़ाया को नहीं। तो ये इस तरह की एक बेसिक किताब जो है वो उसकी रीड हुई हो तो वो रिकॉल हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि रिकॉल ना हो, रिकॉल हो जाता है। सारा ना हो, कुछ एस्पेक्ट्स भी हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। सही है। रिचर्ड हास है वे, हास्क, इतनी दफा जो है वो बता। अभी इस आर्टिकल इस लेक्चर में तो मैंने नाम ही नहीं लिया उसका, ये तो मैं आईआर में और करंट अफेयर में लिखता हूँ नाम, तो डेफिनेटली तुम वहां पे मौजूद होगी, तो तुम हास की लिखी जाओ, देख के सही नहीं लिख सकते। चलो उसमें खास लिख दिया, रिचर्ड हास। एक इसकी किताब है वर्ल्ड इन डिसरे, उसमें ये वर्ल्ड ऑर्डर 2.0 का चैप्टर है, तो उसमें ये रेफर करता है इस आइडिया को, नॉन पोलैरिटी के। और उसके बाद मोस्ट रिसेंटली 2020 में फॉरेन अफेयर्स जो मैगजीन है उसका ये एडिटर इन चीफ भी रहा, तो इसने फिर एक एडिटेड काम करवाया तो 7-8 स्कॉलर्स के साथ मिलके कि भाई ये कोविड के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का क्या होगा। तो उसमें वो अमेरिकन को बेसिकली समझा रहा है कि इस दुनिया में अब जो ज्यादा फैसिलिटेट करेगा वही डोमिनेट करेगा, तो इंसान बनो और दुनिया को फैसिलिटेट करो। तो वो फिर उससे यहाँ से इन्फर होती है बात। ये दो बड़े सोर्स हैं। ये आई डोंट नो कि सॉफ्ट फॉर्म में है क्या नहीं है, लेकिन ये तो आप फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाएं और उस पर आप सिर्फ रिचर्ड हासी लिख दें एज एन एडिटर, तो उसके जितने काम हैं उनमें फिर ये कोविड एंड वर्ल्ड ऑर्डर का ये मिल जाता है, क्या कहते हैं, जिसमें वो ज्यादा अमेरिकन को सजेस्ट कर रहा है लार्जली, लेकिन उससे फिर हम इन्फर करते हैं। बड़ा मजेदार जो है वो काम है उसका। तो ये था जी सारा। जो आवाज नहीं आ रही, आनी तो चाहिए, आवाज नहीं आ रही भाई। अच्छा जी, दोबारा रिपीट कर दूं, दो अनाउंसमेंट्स जो है वो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। एक तो ये कि कल से मैंने प्री पार्टीशन शुरू कर देनी, और कल से ही जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे तो मैंने करंट अफेयर्स में डोमेस्टिक के टॉपिक्स, वैसे तो जो कमिटमेंट है मेरी आप लोगों के साथ 12 टॉपिक्स की, लेकिन मैं जितने भी करंट अफेयर में टॉपिक्स करवाऊंगा वो सब आप लोगों के लिए। तो आपको कल से जो मेरा करंट अफेयर का के सेशन में जितने भी अब मैंने टॉपिक्स करवाने हैं, कुछ ग्लोबल करवाने हैं कुछ और बाकी डिटेल में डोमेस्टिक मैंने 18-20 टॉपिक्स करवाने हैं। और फिर अगर ये रजीम चेंज हो जाती है तो फिर काफी हद तक काफी टॉपिक्स डोमेस्टिक के चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह मैं जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया, नया पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद वो हो गया एहसास प्रोग्राम हो गया, इस तरह के टॉपिक्स करवाता जा रहा था, वो सारे फिर रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो पॉसिबिलिटी बड़ी कम है कि ऐसे किसी टॉपिक्स में से वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पर वो सवाल करे। तो वो सबके लिए फिर फ्री हो जाएंगे, पहले जितने करंट अफेयर पढ़ते आए हैं, जो पाकिस्तान अफेयर भी पढ़ते आए हैं, तो सबके लिए वो ये फ्री प्रोविजन हो जाएगी। सो कल से 7:30 से 9 वो चलेगी प्री पार्टीशन। ये होपफुली एंड ऑफ रमजान तक 4 हफ्तों में
4 से यानी कि 5 हफ्तों में हम इसको खत्म कर लेंगे। काफी लंबा काम है। और ये जो पोर्शन है सारा, ये 9:30 से 11 में, जो अभी क्लास नहीं ले सकते कोई मसला नहीं, अभी मैं ग्लोबल के टॉपिक्स ही करवा रहा हूँ। ये ग्लोबल के मैंने कुछ 10-15 टॉपिक्स करवाने हैं। अभी मैंने 3-4 ही करवाए हैं, यानी कि 2 हफ्ते मुझे लगेंगे इनको। और उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते मैंने उसमें डोमेस्टिक करवाने हैं। तो अगर आप कोई सेशन ले भी रहे हैं इस टाइम में, तो वो इस वक्त रनिंग में होगा, आगे चल के खत्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिर ये डोमेस्टिक करवा देनी। ये सबको कल से यूजर नेम पासवर्ड जो है वो 9:30 से 11 की क्लास का वो मिल जाएगा। जो अभी ज्वाइन करना चाहें अभी कर लें, जो फिर डोमेस्टिक टॉपिक्स जब शुरू होंगे तब ज्वाइन करना चाहें तब कर लें, ताकि टिल द एंड ऑफ रमजान जो है वो सेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाए और मेरी तरफ से ये ऐड ऑन चीजें भी आपको अवेलेबल हो जाएं। एक तो ये अनाउंसमेंट थी। दूसरी अनाउंसमेंट है कि मैंने अपने पेपर, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उन सब्जेक्ट्स का बाय पार्ट टेस्ट जो है वो शुरू करने, जो कि 2nd, 3rd एंड 4th वीक ऑफ रमजान इसमें होंगे। जो जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। आप लोगों को आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा। करंट अफेयर का सिलेबस 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अगर आपने यूरोपियन रखी हुई है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अगर आपने यूएस रखी हुई है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आईआर पेपर 1 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आईआर पेपर 2 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 3 दिन इसके पेपर, 3 दिन इसके पेपर, 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन। सो ये आपके, यानी ये तो एक ही दिन में हो रहे होंगे जो ये पढ़ना चाहें तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 दिन जो है वो डेली वो उस पोर्शन का, अगर ये पोर्शन जो मैं आपको डिवाइड करके सिलेबस बता दूंगा, जो पोर्शन होगा उससे रिलेटेड डेली आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसी शाम को मैं फिर वो 7 के 7 सवाल आपको इसी तरह बोर्ड पे वो अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि भाई मेरे ख्याल में इस तरह अटेम्प्ट होने थे। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस प्रैक्टिस से गुजर जाते हैं तो आप 15 पेपर दे रहे होंगे बाय पार्ट्स। तो आपको ये तकरीबन कोई 100+ जो है वो क्वेश्चंस और मेरी अटेम्प्टिंग कि मैं उनको कैसे अटेम्प्ट करूंगा वो अवेलेबल हो जाएगी। तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सी। जो समझते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है वो ज्वाइन ना करें, जो समझते हैं कि उनकी तैयारी अभी नहीं ठीक वो ज्वाइन कर ले। फीस इसकी बड़ी नॉमिनल सी फीस होगी इस पूरे यानी 15 दिन तो ये मैंने लिखे हैं, लेकिन ये 15 से यानी कि 18 दिन भी हो सकते हैं। सो ये बड़ी नॉमिनल सी इसकी फीस होगी टोटल की। ये आपके ग्रुप में वो इसकी डिटेल जो है वो बता दी जाएगी। जो इंटरेस्टेड हुए वो ज्वाइन कर सकते हैं। तुक्का लग सकता है, 105 सवाल मैंने अटेम्प्ट करने हैं, लग गया तो लग गया, ना तो ना सी, गारंटी गारंटी कोई नहीं है। ओके जी, कल से फिर नहीं, जनवरी वाले नहीं खत्म जी। मैं आपको प्रोविजन दे रहा हूँ कि आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप फ्री हैं। आप मेरी जो करंट अफेयर की क्लास जो है वो कल से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक टॉपिक्स होने हैं, वो पाकिस्तान अफेयर में भी काम आ सकते हैं। हाँ जी, वो खत्म है। जनवरी वाले सेशन को मैंने कहा था मैंने 5 टॉपिक करवाऊंगा जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टॉपिक्स। मार्च के सेशन को मैंने कहा था मैं 12 टॉपिक्स करवाऊंगा। तो वो सबको मैं प्रोविजन दे रहा हूँ कि वो 18 से 20 डोमेस्टिक टॉपिक्स, टाइम बदल जाएगा 9:30 से 11, वो सब आ सकते हैं उसमें। ओके जी। आज की क्लास लेके तूने कौन सा सीएसएस का टॉप कर लेना है, एक दिन ठहर जा, कल से मिल जाएगा। ये तो मैंने अभी वाहिद को भी नहीं बताया। अब मैं वाहिद को भी बताऊंगा कि भाई कल
थे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की क्लास में भी करंट अफेयर का टॉप होना। तो जो आप जो हम तुम पता नहीं लड़के हो या लड़की हो, अगर लड़के हो तो फिर कोई और जवाब आना था, लड़की है तो फिर और आना था। चलो ओके जी, टेक केयर। मुझे अब करंट अफेयर की चीजों को भी देखना थोड़ा सा। बाय बाय, कल मुलाकात होगी।